हेलो एवरीवन। तो ये हमारी सेम सीरीज़ का है सेक्शन ए एमसीक्यू सेक्शन। एंड इन दिस हम देखेंगे 2023 के सारे सेट्स के सारे एमसीक्यू, यानी कि सभी सेक्शन है। तो ये सेट है 55(1)(1), यहाँ पर भी मेंशन है। देन सी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सी क्वेश्चन नंबर 1। तो इन दिस क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एनालाइज करते हैं। अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल on its axis experiences a force. Now, if the distance of this charge is 2r, then the force on the charge will be. Then see, तो हम बात कर रहे हैं किसके, फोर्स निकालना है ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। देन फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों Q टाइम्स ऑफ E। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और वो भी कहाँ पर, एक्सिस पे। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपली स्मॉल k टाइम्स ऑफ P/r³ इन दिस केस। तो ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस करेंगे, तो आप डायरेक्टली क्या देख सकते हो, फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, F इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ K की वैल्यू होती है 1/4πε0। प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, P/r³। इक्वेशन नंबर 1। देन फर्स्ट केस में डिस्टेंस r है, एंड सेकेंड केस में इफ़ द डिस्टेंस इज चार्जेस इज 2r, तो फोर्स कितना होगा वो देखना है। तो आप देख सकते हो चार्ज कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है। सो F इज़ रेसिप्रोकल टू r³ आ गया हमारे पास। पहले केस में सी, तो फॉर्मूला बना हमारे पास F1/F2 इज इक्वल टू r2 का क्यूब अपॉन r1 का क्यूब। वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में F है हमारे पास सिंपली F1 इज़ F, F2 वी हैव टू फाइंड आउट। वेक्टर लगा लेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन R2 इज़ 2R, सो 2R का क्यूब अपॉन R1 इज़ R का क्यूब। ये हो गया आपका 8r³ कैंसिल आउट। तो F2 आ गया हमारे पास F/8। वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं लाइक दिस। तो हमारा आंसर जो मैच कर रहा है दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर T। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर T की यूनिट हमारी मेंशन नहीं है, तो ऑन दैट केस सी, हम टेम्परेचर T की यूनिट जनरली जो पढ़ाई जाती है कॉमन टेम्परेचर या जनरल यूनिट यूज़ करेंगे। जनरल यूनिट डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। फॉर्मूला होता था RT एट टेम्परेचर T पर, R0 डिग्री सेल्सियस पर 1 + α∆T। तो ये ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो नहीं करता है, ठीक है। इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे आप R का विद रिस्पेक्ट टू T, सो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आएगा। सही ग्राफ इसमें भी मेंशन नहीं है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ जो है उसको हम मार्क करेंगे, और ये सही ग्राफ है बिकॉज एट T 0 होने पर भी, 0 डिग्री सेल्सियस होने पर भी R जो है आपका R0 रहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अलावा भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन पे डिपेंड करता है। तो दिस इज़ द राइट ग्राफ। तो अगर ये केल्विन वाला प्लॉट किया जाता, इफ़ द टेम्परेचर अगर ये केल्विन में होता इन दिस केस, तब हम बिल्कुल 0 से यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया डी। डी इज़ द राइट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। सी, इन क्वेश्चन नंबर 3 द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इन ओपन सर्किट। तो याद रखिए ओपन सर्किट में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF ऑफ सेल के इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू गिवन है 8 वोल्ट। नाउ इट फॉल्स 4 वोल्ट, तो ये टर्मिनल वोल्टेज है जो कि 4 वोल्ट हो गया। व्हेन अ करंट इज़ 4 एम्पियर इससे ड्रॉ की गई है। तो अगर करंट ड्रॉन है तो हम डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, V = E - IR।
देन हमें बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, तो सारी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। सो इट कम्स आउट टू बी 4 इक्वल टू 8 माइनस 4R। रीअरेंज करने पर 4R इक्वल टू 4, तो R आ गया हमारा 1 ओम सिंपली। मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A steady current flow through a metallic wire whose area of cross section increasing continuously। तो ये देखिए, ये मेटेलिक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू लेंथ हो रहा है, तो यहाँ पर रिलेशन हो जाता है L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ओके, और रेसिप्रोकल इज ऑल्सो ट्रू, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन we have to determine the magnitude of drift velocity of free electron as a function of A। तो हमें VD बताना है विद रिस्पेक्ट टू A के साथ। तो देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सी, तो इन दिस केस हमेशा याद रखिएगा, अगर इस कंडक्टर को हम अप्लाई कर देते हैं किसी बैटरी के साथ लाइक दिस, तो यहाँ से अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो जितना I इन करेगा उतना ही I आउट करेगा, तो I हमेशा क्या रहेगा हमारा, सेम। देन I और VD का रिलेशन होता है I इक्वल टू NEAVD। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। देन E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कांस्टेंट। I एज आई टोल्ड यू सेम है, तो यहाँ से जो आपका VD आया ये आ गया सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ A। ओके, तो ये ग्राफ हमें देखना है A और VD का जो रेसिप्रोसिटी को शो करता हो। तो रेसिप्रोसिटी का ग्राफ आप देख सकते हो, ये है आपका ऑप्शन नंबर A। सो दिस इज़ द राइट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया हमने और इसको नियर बाई रखा गया एक नॉर्थ एंड साउथ पोल में। देन इट विल बी, अब हम जानते हैं डाई की प्रॉपर्टी क्या होती है। डाई कहता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका वीकली रिपेल करता है। तो रिपेल करने के लिए क्या होगा, ये भी नॉर्थ बनेगा और ये भी क्या बनेगा, साउथ बनेगा, सो दैट इट कैन रिपेल। देन रिपेल्ड बाई बोथ पोल, तो आप देख सकते हो बोथ पोल से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सी इन क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्कुलर कॉइल जिसकी रेडियस गिवन है R 8 सेंटीमीटर, मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है आपको 40 एंड इट इज़ रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल डायमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगी। एंड रेडियन पर सेकेंड में एंगुलर स्पीड गिवन है, मीन्स ओमेगा 25/π ऐसा यूनिट में है, रेडियन पर सेकेंड। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू भी गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। देन वी हैव टू डिटरमाइन द मैक्सिमम EMF। मैक्सिमम EMF का फॉर्मूला होता है E0 और इट कम्स आउट टू बी NBA ओमेगा। सारी वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। एरिया को हम यहाँ रखेंगे, सिंस कॉइल कैसी है हमारी, सर्कुलर, तो एरिया होगा πr²। वैल्यू प्लेस कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न इज़ 40, B 3 इंटू 10⁻⁻², पाई को पाई रखते हैं, R² मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई 25/π। सभी को सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया हमारा 120, पाई से पाई कैंसिल, देन मल्टीप्लाई बाई 25, 8 का स्क्वायर 64 एंड 10⁻⁻⁴ और -2 यहाँ भी है, तो ये इस तरीके से फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। सी, तो ये हो गया आपके पास, पावर एडजस्ट कर देते हैं, तो 10 की पावर हो गई है बच्चों -6।
Then 25 into 0, 25 into 250, carry 5, 25 1 जा 25 and प्लस 5, तो ये हो गया आपका 30। ये मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब मल्टीप्लाई करना है 64। वन मोर थिंग, इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा 25 0 ज़ा 0, 25 इंटू 250 का भी 0, कैरी 5, 25 1 ज़ा 25 प्लस 5 30। नाउ फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो अब सिंपल रहेगी ये कैलकुलेशन। 3 की मल्टीप्लाई करनी है, इसको पावर में लिख देंगे, ये 10 की पावर प्लस का 3, तो अब बचा है माइनस का 3। देन 3 की मल्टीप्लाई 64 से, 4 3 12, 2 1 6 3 18 और 1 19। देन आंसर आपका वोल्ट के टर्म में है, एडजस्ट कर लेते हैं, तो इट सिंपली कम्स आउट टू बी 0.192 वोल्ट। पॉइंट के 2 तक राउंड ऑफ करोगे तो 0.19 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सी इन क्वेश्चन नंबर 7, the figure shows rectangular conductor PQRS in which movable arm is PQ, resistance R, and the resistance of PQRS is negligible माना गया है। The magnitude of EMF induced when PQ is moved with velocity V does not depend। तो we know that induced EMF मोशनल EMF का फॉर्मूला अप्लाई होगा और उसका फॉर्मूला होता है VBL। तो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो देखिए किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द करंट प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इसको कहते हैं बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट इज ID से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मोर प्रिसाइजली। ओके, देन वी हैव टू डिटरमाइन दिस वैल्यू। तो इसके लिए हम डेरिवेशन ही कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता था dQ/dt। Q निकालने के लिए Q होगा इंस्टेंट चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये डेरिवेशन कई बार आती भी है, वहाँ पर आपको हेल्पफुल करेगी। देन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ओके, देन हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू Q/A, एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से EA एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए। सो ID विल लुक्स लाइक d/dt ऑफ EA एप्सिलॉन नॉट। देन यहाँ पर कांस्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, अंदर बचेगा dE/dt। ओके, लाइक दिस। देन अब देखिए कौन सी वैल्यू यहाँ पर काम आ रही है। फ्लक्स के टर्म्स में आंसर है, तो वी नो दैट E एंड A मिलके फ्लक्स बनाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर, हम लिख सकते हैं d/E/dt। ये पूरा डेरिवेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यू कैन सी इजली ऑप्शन C जो है आपका वो मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ f गिवन है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। देखिए कॉन्केव मिरर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रियल इमेज कब बनाता है, ये रियल इमेज तब बनाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया फोकस और ये हो गया आपका C। तो U शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F। जब ये रहेगा, स्मॉल f लिखेंगे हम यहाँ पर फोकल लेंथ के टर्म में, तब जो आपका जो इमेज होगी इट विल बी रियल। तो मिनिमम के लिए हम क्या ले लेंगे, U को इक्वल टू कर लेंगे F के। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो U F पे रखोगे तो V आपका इन्फानाइट पे बनेगा बट रियल बनेगा। ओके,
सो इन दिस केस हमारा ऑप्शन हो गया बी. बी इज़ द राइट आंसर मिनिमम डिस्टेंस के केस में. ओके, देन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर्स मॉडल ऑफ H atom इज प्रोपोर्शनल टू. सो वी नो दैट ये सिंपल क्वेश्चन है. R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है. किसके लिए? 4H एटम के लिए. अगर एनी एटम के लिए निकालना हो, फॉर एनी एटम, देन इट कम्स आउट टू बी Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z. और z होता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम. ओके, तो हमारे केस में ये वाला वैलिड होगा. ऑप्शन मैच करा रहे हैं, सो इट कम्स आउट टू बी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. हाइड्रोजन एटम इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है. एब्जॉर्ब अ फोटोन विच एक्साइट टू इट्स n इक्वल टू 5 लेवल. तो एटम नहीं है एक्चुअली, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. ओके, तो लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना. तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से आपको एक्साइट कराना है 5 तक. तो जो फोटोन जो हम एनर्जी जो हम इसकी यूज़ करेंगे, उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी. तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 लेवल बना लिए. तो ये हो गया n इक्वल टू 1 एंड दिस वन इज़ n इक्वल टू 5. फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं एनर्जी का, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो n इक्वल टू 1 के लिए हम जानते हैं E1 आता है -13.6 EV. सिमिलरली n इक्वल टू 5 के लिए ये आ जाएगा -13.6, नीचे 5 का स्क्वायर तो डिवाइड बाई 25 EV. सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है फिलहाल, आगे देखते हैं. तो हमें यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा ग्राउंड स्टेट में है, इसको हमें यहाँ जंप कराना है इलेक्ट्रॉन को. देन सी, अब हमें किस एनर्जी का फोटोन चाहिए. तो ये एडजॉर्प्शन का केस है. ओके, तो फाइनल स्टेज हमारी ये हो गई एंड दिस वन इज़ इनिशियल. ओके, तो एनर्जी हम जानते हैं एच न्यू, ये चाहिए होगा. और वेवलेंथ निकालनी है सिंस, तो फॉर्मूले को सीधे SC अपॉन लैम्डा के टर्म में लिख दीजिए. फाइनल स्टेज हो गई E5, इनिशियल हो गई E1. अप्लाई कीजिए, E5 हो गया -13.6 अपॉन 25, ये माइनस फॉर्मूले का और माइनस माइनस ये प्लस का आ जाएगा. फर्दर सॉल्व कर रहे हैं. याद रखिएगा ये सारी चीज़ें चल रही हैं किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. 13.6 कॉमन और ये बचेगा हमारे पास 1 - 1/25. तो ये हो गया 25 - 1 यानी कि 13.6 इंटू 24 डिवाइड बाई 25. और ये पूरा टर्म इक्वल चल रहा है HC बाई लैम्डा के. बट दिस एनर्जी इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आगे सॉल्व कर रहे हैं. वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो इसको भी प्लेस कर देते हैं, H की वैल्यू भी प्लेस कर रहे हैं. सो इट कम्स आउट टू बी द फॉर्मूला फॉर लैम्डा. वैल्यू रखते हैं पहले. यहाँ चल रहा है HC बाई लैम्डा. यहाँ पर है आपके पास 13.6 इंटू 24 डिवाइड बाई 25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ओके, लैम्डा चाहिए, लैम्डा के टर्म में फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो ये आ जाएगा HC और बाकी चीज़ें अपॉन में. H की वैल्यू 6.6 10⁻34. C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ 25 मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई 13.6 इंटू 24 इंटू 1.6. ओके, देन सबसे पहले पॉइंट हटा दीजिए. ये देखिए ये पॉइंट हट गया यहाँ से. ओके, 2 से कैंसिल हो गया. दिस वन इज़ 33 टाइम्स, दिस वन इज़ 8 टाइम्स. देन 33 इंटू 3, इसको हम 99 आएगा तो 10⁻² लिख सकते हैं. देन मल्टीप्लाई में चल रहा है 10 की पावर माइनस का 34 एंड प्लस का 8. ऊपर बचा है केवल 25. अपॉन में चल रहा है 13.6 इंटू 24 एंड इंटू 8.
फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, पावर एडजस्ट करते हैं, तो ये बचा है आपके पास 25, देन 8 + 2 10 का यानी कि माइनस का 24, ओके। और यहाँ पर 10⁻⁻19 भी थी जो मैंने मिस की है, अब लिख देते हैं, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 19, अपॉन में है 8 इंटू, ऊपर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है पूरा पूरा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 13.6, 8 चौको 32, 2 3 बचा है आपके पास, 8 दूनी 16, 17 18 19, ओके। आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए राउंड ऑफ भी करते चलेंगे साथ साथ, तो ये हो गया हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन, यहाँ से हम पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, 250 कर लीजिए, तो ये है आपका 136। इसको राउंड ऑफ किया मैंने, इसको मैं लिख देता हूँ 19, ओके, 0.2 यानी कि 19 इंटू 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे राउंड ऑफ करने में, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व कर रहे हैं फर्दर सी, तो ये है 25 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 19 की मल्टीप्लाई कीजिए 19, तो ये मल्टीप्लाई करके आता है देखिए 2584, ओके। देन ऊपर चल रहा है 10⁻⁻5, ओके। इसको आप थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे तो इट लुक्स लाइक टू बी 25/25.84, नीचे आ गई 10⁻2, ऊपर चल रही है -5, देन पावर एडजस्ट करेंगे तो ये बनेगा -7, ओके। आंसर सारे के सारे नैनोमीटर में है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर ये आपका क्या होता, अगर ये आपका सिंपली इट इज़ अराउंड होता, दोनों वैल्यू सेम होती, तो 100 वन टाइम कैंसिल होता, पर 1 से थोड़ा सा कम कैंसिल होगा, तो मैं लिख देता हूँ इसको 0.9 टाइम्स, ओके। आंसर नैनोमीटर में है, देन नैनोमीटर में है तो इसको एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे -2 ऐड कर दिया हमने, तो ये -9 हो गया, तो ये आएगा 1 पॉइंट हटेगा और इसके आगे एक और बढ़ेगा, तो ये आ गया नैनोमीटर। तो जो नियर इक्वल आंसर जो मैच करेगा आपका, दिस वन इज़ डी। 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में जो MCQ होंगे आपको याद रखना है, टाइम कम कंज्यूम करना है, ओके, और राउंड ऑफ करने वाली टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, तो राइट आंसर इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ अ मास नंबर ए, मास डेंसिटी वो भी न्यूक्लियस की, तो याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ओके। यानी कि ऑप्शन तो हो गया डी। कभी कभी ये प्रूव करने के लिए भी आता है, तो इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो, सी, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिपेंड ऑन एटॉमिक मास नंबर, वॉल्यूम ऑल्सो डिपेंड अपॉन ए, कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गई आपकी कांस्टेंट। 1 नंबर में आप इसको कांस्टेंट दिखा सकते हो, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, an AC source of voltage connected in series with PN junction diode with load resistor, okay, then the correct option for the output across load represent, then an AC source connected है in series with PN junction diode, तो यानी कि ये हो गया हमारा PN जंक्शन डायोड, यहाँ पर हमने AC सोर्स लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, आउटपुट इसी के पैरेलल में ले रहे हैं। देन इन दिस केस सिंस सिंगल डायोड इट इज़, तो जो हमारा कॉम्बी बनेगा ये बनेगा 4 हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आउटपुट आप जानते हो ओनली हाफ वेव रेक्टिफायर होगी, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। In question number 14, when an intrinsic semiconductor is doped with a small amount of trivalent impurity, then see, कोई सा भी प्योर सेमीकंडक्टर हो गया आपका, सिलिकॉन ले लिया हमने, इंट्रिंसिक भी कहते हैं इसको हमने डोप्ड किया किससे, ट्राइवेलेंट से। ट्राइवेलेंट सिलिकॉन होता है आपका 14, तो ट्राइवेलेंट हो जाएगा आपका 13 पर जो एल्युमिनियम होगा,
इसके अलावा आपका जर्मेनियम 32 ये भी प्योर होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ट्राईवेलेंट होगा वो 31 गैलियम। तो ये दोनों के दोनों आपके ट्राईवेलेंट हैं। देन हम ट्राईवेलेंट इसलिए करते हैं ताकि उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। और इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं कैसे बनते हैं वो जनरली पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए क्या होता है इससे, इट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, बिल्कुल गलत, रेजिस्टेंस कम होता है। देन इट बिकम पी टाइप, ये देखिए ये हो गया आपका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम इनको कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 15। इन एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके एन टाइप सिलिकॉन है, मीन्स डोप्ड है ऑलरेडी। द गैप बिटवीन बॉटम एंड द कंडक्शन बैंड इज EC एंड द donor एनर्जी लेवल इज ED इज द ऑर्डर ऑफ। देन सी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। पहले ये हो गया आपका प्योर वाला, येलो से दिखाया मैंने। प्योर वाले में जो गैप होता है इट इज़ अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए है, प्योर के लिए। नीचे हमारा बैंड आ गया बैलेंस बैंड, ऊपर आ गया हमारे पास कंडक्शन बैंड। देन अब हमने क्या किया, इसको एन टाइप बनाया। सी 4 एन टाइप। एन टाइप में क्या होगा, एक अलग एनर्जी लेवल यहाँ पर नियर द कंडक्शन बैंड इंट्रोड्यूस होगा और इसको कहते हैं डोनर लेवल। तो इसको इन्होंने ED से दिखाया है। एंड कंडक्शन लेवल ये है हमारा, तो ये हो गया हमारा EC। तो इनके बीच में जो गैप होगा, इस गैप की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है। दिस गैप ये जो है ये बचता है ओनली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ओके सिमिलरली जो बैलेंस बैंड में नीचे की तरफ यहाँ जो एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा कौन सा, एक्सेप्टर। फिलहाल ये एन टाइप लिख दिया है हमने, तो हम नीचे वाला नहीं दिखाएंगे। ओके तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। नीचे में भी जो गैप रहता है ये इतना ही बना रहता है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 16। When a bar of copper is placed in external magnetic field, the line contacted inside the bar। बिल्कुल सही बात है। कॉपर जो होता है हमारा ये होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और पैरा को जब आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो जो लाइंस सीधी जा रही होती हैं वो भी लाइक इस तरीके से कांटेक्ट होके इसके अंदर से पास करती है, लाइक दिस। ओके ऐसे। देन बिकॉज, जब भी आप असर्शन रीज़न का आंसर दें तो रीज़न बोलने से पहले आप बिकॉज बोल दें। बिकॉज में अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा तो आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी। बिकॉज कॉपर इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बिल्कुल सही है, रीज़न यही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नाउ सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट इज 0। बिल्कुल सही है। फेज डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच फॉर इन अ सेम वेव फ्रंट इज ऑलवेज 0। नाउ रीज़न, all point on a wavefront are at the same distance from the source, that's why oscillate in same phase। तो बिल्कुल सही है, बिकॉज बिल्कुल सही बात है ये। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फिर से ए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोस्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बिल्कुल सही है। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो हमारा क्या दिखाता है, वो दिखाता है पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर किसका दिखाता है, पार्टिकल नेचर दिखाता है रेडिएशन का। और रेडिएशन जनरली किस फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि EM वेव फॉर्म में पाई जाती है। तो वेव का पार्टिकल नेचर शो करता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द फ्रीक्वेंसी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बोला इफ़ न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू 0 देन जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और दोनों ही स्टेटमेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी हो गया आपके पास ए। तो इन तीनों के ए ऑप्शन आए। ओके
तो ये हमने पेपर कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। हमें यहाँ पे 30 मिनट्स लगे हैं। एग्ज़ाम में भी अप्रॉक्स आपको 30 मिनट्स ही लगने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, सो दैट बाकी पेपर आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओ। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे।